स्टूडेंट, आज के विषय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का 6वां अध्याय राजनीतिक दल का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। आज हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, उनके सामने क्या चैलेंजेस होते हैं, उनके जो वो कार्य करते हैं, जो उनका वर्किंग होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है जिसको कि चेंज करने की जरूरत होती है, उनकी आवश्यकता है, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उसमें एक पारदर्शिता बनी रहे और वो सही तरीके से जो है वो कार्य कर सके। तो आज हम इन सभी चीजों पर जो है अपने इस लेक्चर में विचार विमर्श करेंगे। हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम बोले तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होती है, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए जो लोग हैं वो राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा लोकतंत्र को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसीलिए अगर लोकतंत्र सही तरीके से नहीं चल रहा है, अगर लोकतंत्र की भावनाओं को हानि हो रही है, अगर उनके कामकाज में कुछ गड़बड़ियां हो रही है, तो जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो किसे दोषी ठहराएंगे? इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को ही दोषी ठहराएंगे। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, तो आप, मैं या हम में से सारे लोग जो है उनकी अपनी अपना एक नजरिया होता है। और जब लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज अगर ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो इससे हम सभी को जो है बहुत नाराजगी होती है। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर केंद्रित होती है। तो जो लोग जो है जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं इन पॉलिटिकल पार्टी के काम से, जो उनकी आलोचना करते हैं, वो मुख्य रूप से 4 जो है अगर हम देखें तो ये पॉलिटिकल पार्टी के जो कामकाज है उसके 4 पहलुओं पर ही केंद्रित होती है। अब हम इसे समझते हैं। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये सारे चैलेंजेस को फेस करे और इस पर जीत हासिल करे, ताकि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी तरीके से चल सके। जो पहली चुनौती होती है पॉलिटिकल पार्टीज के वर्किंग को लेके या कामकाज को लेके, वो क्या है? पहली चुनौती है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होना। क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो लोकतंत्र का तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होती है, उसका तो उपकरण है, लेकिन उनके अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है लोकतंत्र या तो बहुत कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। और इंडिया ही नहीं बल्कि जितने भी लोकतांत्रिक देश है, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो उसमें भी यही प्रकृति जो है वो बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट के रह जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो भी पार्टीज होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी अन्य जो महत्वपूर्ण पार्टीज होती है, उसमें या तो जो सत्ता होती है, जो पूरी जो पावर होती है, वो या 1 2 3 4 मतलब कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में जो है सिमट के रह जाती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से जो वो संगठन करते हैं उसकी बैठक होती है, और इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। कार्यकर्ता में वे सूची भी जो है वो साझा नहीं करते हैं। लोग ये मतलब एक जो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टीज होती है उनके पास ना मेंबरशिप रजिस्टर होता है, ना वो एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो है वो नियमित रूप से जो है वो बैठक करते हैं, और ना उनके आंतरिक चुनाव होते हैं कि भाई अगर किसी को भी हम देखते हैं कि आंतरिक रूप से जो होता है, अगर वो होते भी हैं तो कार्यकर्ताओं से जो है वो सूचनाओं को भी साझा नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं होती है। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। जो एक नॉर्मल जो कार्यकर्ता जो होता है, ऑर्डिनरी जो वहाँ का जो कार्यकर्ता होता है, वो इस बात से उसको मालूम ही नहीं रहता है कि पार्टी के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है।
उनके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसले को प्रभावित करने की ताकत होती है और न ही कोई माध्यम होता है। मतलब अगर वो चाहे तो आपस जो नेता है उनसे जुड़कर कोई मामलों में किसी फैसलों को प्रभावित कर सकने की उनमें पावर नहीं होती है और न उनके पास कोई मीडियम होता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। देखिए, पार्टी कोई एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनी होती, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। लेकिन जब ये पार्टी फॉर्म हो जाती है, बन जाती है, जब एक बड़ी पार्टी बन जाती है, तो क्या हो जाता है कि इस पर फैसला लेने का अधिकार कुछ ही लोग अपने हाथ में रख लेते हैं, बाकी सभी लोग जो है वो जो है उनको केवल मान लेते हैं। क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। बहुत सिंपल बात है। देखिए, क्या होता है कि कुछ अब जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनका ज्यादा जो है वो इस पार्टी में चलता है कि भाई उनकी पूरी बातें सुनी जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति जो है जो छोटा कार्यकर्ता है मान लीजिए उस पार्टी का, और अगर वो उनसे असहमत होता है, तो फिर इस तरीके के लोगों का जो है पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत गलत चीज जो है आजकल हो रही है वो ये है कि लोगों का जो है वो पार्टी से अब निष्ठा नहीं रही है। उनके सिद्धांतों, उनकी नीतियों के प्रति जो है वो प्रेम और निष्ठा की जगह क्या होता है, लोगों को अब नेता के प्रति जो है वो प्रेम दिखाना पड़ता है, उनसे निष्ठा जो है महत्वपूर्ण जाती है अगर उन्हें आगे प्रोग्रेस करना है तो। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है, जो भी मैंने बात की कि जिस प्रकार से वो नेताओं से उनकी निष्ठा जुड़ी रहती है, यह है वंशवाद की चुनौती। क्या होता है, क्योंकि अधिकांश जो दल होते हैं, जो पार्टी होती है, वो अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं। भाई कोई ट्रांसपेरेंसी तो रहती नहीं, पता चलता नहीं है, अंदर ही अंदर जो है कुछ ना कभी इलेक्शन होते हैं ना कुछ होता है, जिसका मन चाहे जिस पार्टी को जो अच्छा कार्य करता है उसको वही अच्छा पोस्ट दे के जो है अलग से अलग ज्यादा डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो चूंकि उनमें पारदर्शिता जो है वो कार्य नहीं होता है, इसलिए सामान्य जो कार्यकर्ता होता है उसका नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश बहुत कम होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई कार्यकर्ता जो है उसका वो धीरे धीरे जो है मतलब देखो ग्राउंड लेवल से उठ के वो ऊपर तक आए, इसकी गुंजाइश जो है बहुत कम होती है, जो कि बहुत ही अनफेयर है ऐसे लोगों के लिए। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीक लोग और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पदों पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं और यह दल अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। आप अगर भारत में भी देखें, पूरे विश्व में भी देखें, जहां भी लोकतांत्रिक देश है, ये चीजें आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी कि जो नेता होते हैं वो अपने पद का जो है वो अनुचित प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कैसे, वो अनुचित प्रयोग कैसे करते हैं कि वो अपने जो सगे संबंधी होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, या फिर अपने ही वंश के जो लोग हैं, अपने ही परिवार के जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो क्या होता है, कई बार जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन वो चूंकि इसमें नीचे स्तर पर होते हैं, तो वो ऊपर उठने का उनको मौका ही नहीं मिलता है, तो ये उनके साथ अन्याय होता है। और शीर्ष पदों पर हमेशा आप देख लीजिए, अगर हम भारत की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है वो एक ही परिवार के लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, उन्हीं को ज्यादा जो है वो वर्चस्व मिलता है अन्य सदस्यों के साथ, तो ये सीधा सीधा अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, किसी भी लोकतंत्र के, लोकतंत्र की जो आत्मा है वो ये बात उसके बिल्कुल भी विपरीत है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग जो है वो ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। हम भारत की ही बात नहीं करें, पूरे देश में अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं हम, तो वहां भी जो है यही हमें चीज देखने को मिलती है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो अनुभवहीन, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं, जिन्हें जनता का सपोर्ट नहीं होता है, ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। और यही स्थिति जो है हमें लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है। तीसरी चुनौती दलों में, खासकर चुनाव के समय, पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूंकि पार्टी की चिंता क्या होती है, हमें किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है। क्योंकि पार्टी की सारी चिंता चुनाव जीतने में होती है, तो इसके लिए कोई भी जो है वो हथकंडा अपनाती है, जायज नाजायज तरीका अपनाने से वो परहेज नहीं करती है।
ये बात बहुत सही है। इलेक्शन में आप देख लीजिए, पानी भी पैसे, जो पैसा है वो भी पानी की तरह लुटाया जाता है। इसके अलावा जो है वो हर तरीके का जो है वो काम किया जाता है, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाती है। किसी भी तरीके से उनका एक ही मोटो होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि हम इलेक्शन को जीते। वो ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है, पार्टी ऐसे उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफी पैसा हो या जो बहुत ज्यादा पैसा जुटा सके। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीति और फैसले को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनसे मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर इस तरीके की चीजें हो रही है कि लोग जो है, जो पार्टियां होती है, उसपे मुख्य रूप से जो है, क्योंकि वो इनसे मदद लेती है, चाहे वो आपराधिक लोग हो, बड़ी कंपनियां जो है वो इस तरीके से पैसा लगाती है, तो उसकी वजह से क्या है कि लोकतंत्र में जो है इन लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और बहुत सारे लोग जो है, दुनिया भर के जो लोकतंत्र के जो सपोर्टर है, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि इस तरीके के मतलब लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसे अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। अब आप देखिए कि जो वैचारिक अंतर है वो सभी पार्टियों में जो है वो बहुत कम हो गया है। इसका मुख्य रूप से विकल्पहीनता है, विकल्प ही नहीं है लोगों के पास। पार्टियां की जो नीति और पार्टी जो है, जो नीतियां होती है, उसमें अब कोई बहुत ज्यादा अंतर ही नहीं हो पाता है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत है और उन ब्यूरो का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। सिर्फ यही डिफरेंस अब दोनों में रहा है। अपने देश, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता है, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। अब आप देख लीजिए, अगर हम भारत की बात करें तो काफी समय से जो है, अगर हम देखें तो ऐसा लोगों के पास ऐसा विकल्प ही नहीं है कि भाई नया नेता चुने। वही लोग जो है, कभी वही चेहरे हमें जो है वो हमेशा देखने को मिल जाते हैं, वही चेहरे हर दल में आते जाते हमें देखने को मिलते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा कि राजनीतिक दलों के लिए क्या चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है टू पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कि उनको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और अपने वर्किंग में उनके क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको वहां पे चेंजेस लाने की जरूरत है, ताकि हमारी डेमोक्रेसी सही तरीके से चल सके। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमारी डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट उपकरण है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि उनका जो वर्किंग है वो सही तरीके से, उसमें चेंजेस हो, जो प्रॉब्लम हो, जो उनके वर्किंग में जो प्रॉब्लम है वो दूर किया जाए और सही तरीके से वो वर्क कर सके।